नंबर 1 पे आएगा आपका सार्थक और दूसरे नंबर पे आता है निरर्थक। सार्थक होता जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता उसे निरर्थक कहते। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर जिसका अर्थ ही नहीं है तो फिर हम उसको क्यों बोले, हम उसको क्यों लिखें, क्यों जबरदस्ती भाषा में बोझ अपने ऊपर रखें। भाषा में चमत्कार लाने के लिए, चारुता लाने के लिए, नजाकत लाने के लिए शब्दों को बोला जाता है। हमारे घर मेहमान आते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं चाय वाय लाऊं, क्या कहते हैं? ये देखिए, ये है चाय और ये है वाय। बताओ दोनों में से सार्थक कौन है? दूध, पानी, शक्कर और चाय की पत्ती का उचित मिश्रण क्या कहलाता है? चाय। वाय का मतलब क्या है? अंग्रेजी का अल्फाबेट लेके जाओगे, ये है वाय, जिमो। हा? नहीं, इसका मतलब ये कौन है? निरर्थक। ये कौन है? सार्थक। ऐसे कई सारे शब्द है हमारे, जैसे आस पास। दोनों में से सार्थक कौन है? आमने सामने में कौन है? बात समझ में आ गई आपको? तो ऐसे निरर्थक शब्द भी होंगे। तो अब प्रश्न ये आता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है, ये ध्यान रखना। अब अपन वाक्य के बारे में क्या कहा गया? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ध्यान रखना, अभी तक हमें पता नहीं पड़ा कमल कौन है, लेकिन अब पता पड़ेगा। जैसे हम लिख रहे हैं कमल खिल गया, कमल खिल गया, ये कमल खिल गया, ठीक है। और कमल आज जयपुर जा, दोनों में कमल आ रहा है, अंडरलाइन कराऊंगा बाद में। कमल आज जयपुर जा रहा है, जयपुर जा रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए, पहले वाले में कमल कौन है, दूसरे वाले में कमल कौन है? तो कमल कब फूल बन रहा है, कमल कब व्यक्ति बन रहा है, ये कौन डिसाइड करता है? वाक्य। इसलिए भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन है? वाक्य। ध्यान रखना, तो इन दोनों में कमल आ रहा है, लेकिन एक फूल है और एक व्यक्ति है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन है? वाक्य। अब इसके बाद अंतिम जो अवधारणा है वो है पद। लेकिन यहां आने से पहले हमें इसके अनेकार्थक शब्दों को समझना है। अब ये एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, आपके पाठ्यक्रम में अनेकार्थक। जब कभी शब्द के अनेक अर्थ हो उसे अनेकार्थक कहते हैं। पूरा एक सेपरेट टॉपिक है, उसमें ये पद का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पद के क्या क्या अर्थ होते हैं। अब अनेकार्थक में अनेक अर्थ होते कैसे हैं, थोड़ा उसको क्लियर कर लेते पहले। जैसे ये देखो क्या लिखा मैंने, कर। इस कर के कई अर्थ हैं, संदर्भ के अनुसार हम ग्रहण करेंगे। सबसे पहले कर की बात करते हैं, इसका अर्थ होता है किरण। क्या अर्थ होता है? किरण। अब आप कहोगे कि कर का मतलब किरण कहां होता है, तो हम उदाहरण देकर के समझते हैं इसको। यह है दिनकर, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, रवि, आदित्य, मार्तंड, मिहिर और सूर्य, अंशुमाली, सब सूर्य के पर्यायवाची। दिन में जो किरणें बिखेरता है, दिन में किरणें कौन बिखेरता है? सूर्य। इसलिए दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है, कर यानी किरण। अगला आता है कर का मीनिंग होता है हाथ। ओ भैया, हम तो आज दिन तक हाथ ही जानते थे, कर भी होता है। कर का मीनिंग हाथ होता है, हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने एक श्लोक का निर्माण किया था। कराग्र वसति लक्ष्मी कर मूले कर मध्य तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। हमारे बुढ़े जो होते हैं ना पूर्वज, वो घर में देखना, वो ऐसे हाथ करके सुबह उठते हैं खाट से, ऐसे करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? ये कर में भगवान विराजते हैं, आगे मध्य में, इस तरीके से, और वो हाथ में दर्शन करते हैं। नेताजी जब आते हैं तो एक डायलॉग होता है, करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया गया। कर तल दोनों को मिलाना, यह है कर का मीनिंग। क्या होता है? हाथ। हम आज दिन तक हाथ ही जान रहे थे, इसका अर्थ कर भी होता है। अब हाथ को और भी क्या कहते हैं? हाथ को ये भी कहते हैं, क्या लिखा है? हम तो पानी जानते थे, ये लो शब्द युग्म पैदा हो गया, अनेकार्थक से शब्द युग्म में आ गया। इसका एक और है मिलता जुलता, प्राणी। ये देखो प्राणी, पानी, पानी, दोनों में अंतर है। ये पानी का मीनिंग होता है हाथ, इस पानी का मीनिंग क्या होता है?
अब आप कहोगे सर ये कहां पाता, हमने तो कभी नहीं पढ़ा। ये विशिष्ट परिस्थितियों में ही प्रयुक्त होता है, बहुत कम रेयर केस में काम में लिया जाता है, विशेष तौर से विवाह में। जब शादी होती है तो वो इनविटेशन कार्ड छपता, तो उसमें लिखा रहता पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी ग्रहण, पाणी का मतलब होता है हाथ, ग्रहण का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। इसका मतलब यह है कि लड़की का हाथ जब लड़के के हाथ में पिताजी देते हैं तो कहते हैं अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हाँ, वो लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता, लड़का कहता है एक्सेप्ट इट, है ना। ऐसे होता है पानी ग्रहण करना, ये पानी ग्रहण किया जा रहा, लड़की का हाथ लड़के के हाथ में होता है, और फिर प्रसून जोशी को कहना पड़ता है मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, है ना, फना मूवी का गाना है। और कर का मीनिंग हाथ होता है, पानी का मतलब हाथ होता है, और ये पानी यानी जल है, आज ब्लू है पानी पानी, वो ये पानी है। और ये प्राणी का मतलब होता है जीव जंतु। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और बिना पानी के जीवन नहीं है। बिन पानी सब सून, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, है ना, ऐसा कहते हैं ना, मोती गए उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो ये वो पानी है। तो अब देखिए, हम तो बात कर रहे थे कर का मीनिंग हाथ भी होता है, आगे चलते हैं। कर का मीनिंग और होता है जिसे आप कहते हो टैक्स यानी लगान। और भैया कितने का अर्थ पढ़ाएंगे, ये देखो, आय पे लगने वाला कर क्या कहलाता है, आयकर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोष मूलोदंड पढ़ा होगा आप लोगों ने, आयकर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कर यानी किरण, कर यानी हाथ, कर यानी लगान। अभी रुको, और आ रहे हैं अभी अर्थ। कर यानी होता है सूंड, हाथी की सूंड को भी क्या कहते हैं, कर कहते हैं। ये सीख लेना, काम आएगा आगे, अनेकार्थक है, कंपटीशन में, आरपीएससी में कई बार पूछा है, इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अनेकार्थक का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा फिर इसके बाद में आपको। और कर का मीनिंग होता है डू इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं करना, कार्य को करने से संबंधित। तू ऐसा कर, 2 कप चाय बना, 1 कप तू पीना, 1 कप मैं। कर का मीनिंग क्या होता है, करना। कर नहीं करना, कार्य से संबंधित। अब आप देखो इतने सारे अर्थ हैं, संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा। कोई लकीर का फकीर बन के मत बैठना। कर का मीनिंग हाथ होता है, बस मैं तो हाथ ही लेके बैठूंगा, बस क्लियर, यही है, कर का मीनिंग हाथ होता है। तो दिन कर, दिन हाथ, बस हो गया ये हाथ। आय कर, आय हाथ, ऐसा थोड़ी ग्रहण कर सकते, नहीं, संदर्भ के अनुसार ग्रहण करना पड़ेगा। अब पद का मीनिंग क्या होता है, पद का मीनिंग होता है ओहदा, और ओहदा का अर्थ होता है इंग्लिश में पोस्ट। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जैसे व्याख्याता की पोस्ट होती है, सीनियर टीचर की पोस्ट होती है, 3rd ग्रेड टीचर की पोस्ट होती है, पटवारी की पोस्ट होती है, वैसे आपकी अपनी पोस्ट है, उसको उर्दू जुबान में क्या कहते हैं, ओहदा, पद कहते हैं। ध्यान रखना, मुंशी प्रेमचंद नमक का दारोगा एक चैप्टर है, कभी जिंदगी में पढ़ाओ तो उसमें एक डायलॉग आता है, मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं बेटा ओहदे पे ध्यान मत देना, वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है। कभी डायलॉग पढ़ा हो तो, अब आप तो क्या वो विद्यालय भूल चुके हो, मैं याद दिलाऊं, मैं तो प्रोफेशनल टीचर हूँ, स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ, मुझे पता है। बच्चे कहानी नमक का दारोगा बहुत शानदार कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, तो ओहदा बोलते हैं। पद, पद का एक अर्थ होता है पैर, पैर। अब आप कहोगे ये किधर होता है, कहां होता है, तो ये देखो, पद त्राण, पद का मीनिंग होता है पैर, त्राण का मीनिंग होता है रक्षा करना, जो पैरों की रक्षा करता है, यानी जूता। आप किसी दुकान में जाके आप कहोगे 2 जोड़ी पद त्राण देना, क्यों मेरे प्राण निकाल रहे हो, ये क्या बोल दिया पता ही नहीं पड़ेगा उसको, और हम सीधा कहेंगे 2 जोड़ी जूते देना, तो समझ में आ जाएगा, शूज देना समझ में आ जाएगा। लेकिन पद त्राण जूतों को कहा जाता है, ध्यान रखना। जैसे पद चाप, पैरों की आवाज, ऊंची हील वाली जो होती है ना, चलती है, टक 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 आवाज आती है ना, कड़क कड़क से, उसको कहते हैं पद चाप, पैरों की आवाज। पद यानी पैर होता है। अगला आता है, पद का मतलब होता है कवितांश, कवितांश, कवितांश का मतलब है कविता के अंश, जैसे कबीर के पद, जैसे सूरदास के पद, जैसे मीराबाई के पद, मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, न देवल न मस्जिद न काबे कैलाश में। ये कबीर के पद है, दोहा अलग चीज है, ठीक है, और पद अलग है। पद में 5-7 पंक्तियां होती है, वो पद है, कविता का हिस्सा, वो कहलाता है कवितांश। तो कवितांश, कवि कबीरदास जी के पद में, सूरदास का पद है कक्षा 10 में, तो सूरदास के अलग अलग पद दे रखे हैं। तो ये इसका अर्थ हुआ। अब बात आती है व्याकरण के हिसाब से पद का मीनिंग क्या है।
तो व्याकरण के हिसाब से पद का मीनिंग है वह स्वतंत्र शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाए। तो देखो, अभी तक हम बात कर रहे थे कमल पर। किस पर बात कर रहे थे? कमल पर। ओके, और ये अभी ये शब्द है, लेकिन मैं कहूं कमल खिल गया, अब इसको हमने सेंटेंस में प्रयुक्त कर दिया। जब कोई स्वतंत्र शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, उसका परिचय लिंग वचन काल कारक संज्ञा सर्वनाम विशेषण के आधार पर उसका परिचय मिलता है, अपना पद वो स्थापित कर लेता है। जैसे इसको उदाहरण देकर मैं थोड़ा आपकी निजी जिंदगी में आता हूं। अभी आप किसी सरकारी नौकरी में नहीं हो, तो आपका नाम रामलाल है या मोहनलाल है, सोहनलाल है, जो भी है। लेकिन जैसे आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपका परिचय, आपका डेजिग्नेशन, आपकी पोस्ट होगी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर रामलाल। आपका परिचय हो रहा उससे, उस पोस्ट से। मैं गवर्नमेंट टीचर हूं, उससे पहले ऐसे ही था, तो इसका मतलब मुझे मेरा परिचय मिल रहा है मेरे पोस्ट से, तो वो मैं अपना पद ले रहा हूं। पद कब ले रहा हूं? जब मैं उस डिपार्टमेंट में जा रहा हूं तब ले रहा हूं। तो जब कोई स्वतंत्र शब्द किसी सेंटेंस में प्रयुक्त होता है तब ही वो पद बनता है, बाकी कभी पद नहीं कहलाता, वो शब्द ही कहलाता है। यहां तक तो बात हो गई। अब बात आती है हमारी जो भाषा है संस्कृत, और हमारी वर्तमान में जो भाषा हम जो बोलते हैं विचार विनिमय के लिए, वो कौन सी है? हिंदी। तो संस्कृत से हिंदी तक की जो विकास यात्रा हुई है, लगभग 3-3.5 हजार ईस्वी वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं। तो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो क्या है? तो सबसे पहले जो भाषा आई वो आई आपकी संस्कृत। ध्यान रखना, संस्कृत के बाद जो भाषा आती है वो आती है पाली, और पाली के बाद जालोर, नहीं, प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हिंदी। ध्यान रखना, यह है हमारी भाषा की विकास यात्रा। अगर आपसे कोई पूछे प्रश्न बना करके कि इसमें उलझा दें कि संस्कृत के बाद प्राकृत या पाली लिख दे, या संस्कृत के बाद अपभ्रंश पाली प्राकृत लिख ले, ये प्रश्न बन सकता है नेट पैटर्न के आधार पर। ध्यान रखना, तो यही क्रम है। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। ये तो हो गई हमारी हिंदी की विकास यात्रा। अब हम किसी भी भाषा को बोलते हैं उसका स्वाभाविक क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले हम प्रयुक्त करते हैं ध्वनि। ध्वनि मिल करके लिखित रूप में वर्ण, वर्ण मिल करके शब्द, शब्द मिल करके वाक्य, वाक्य मिल करके, नहीं, यही गलती करोगे। अरे वाक्य मिलके पद कैसे बन सकता है भैया? शब्द ही पद बनता है। कब? जब वाक्य में प्रयुक्त होता है। इसलिए वाक्य के बाद तो कभी पद नहीं आएगा, सीधा आएगा अनुच्छेद। अनुच्छेद का मीनिंग होता है आर्टिकल। धारा 370 आपने पढ़ा होगा, कश्मीर में चलती थी पहले, उसको खत्म कर लिया, वो नहीं है। अनुच्छेद का मीनिंग होता है पैराग्राफ। ये वो अनुच्छेद नहीं है जो राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस में बोलते, वो अनुच्छेद अलग है, आर्टिकल। ये भी अनेकार्थक शब्द हो गया। हिंदी में अनुच्छेद का मीनिंग क्या होता है? पैराग्राफ। ठीक है, तो वाक्य मिल करके पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य मिलके क्या बनाएंगे? अनुच्छेद यानी पैराग्राफ। ओके, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ मिल करके पूरा एक अध्याय बनता है, एक पाठ बन जाएगा। और एक अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, इस तरीके से पूरी पुस्तक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? और अगर अध्यायों की संख्या ज्यादा है तो फिर वो पुस्तक क्या कहलाएगी? ग्रंथ कहलाएगी। ध्यान रखना, तो ये क्रम है हमारी भाषा का स्वाभाविक क्रम। सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य, वाक्य के बाद अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद अध्याय, अध्याय के बाद पुस्तक। हिंदी की विकास यात्रा क्या है बताओ? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। आगे बात चमचे में। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2। सार्थक, निरर्थक। वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए उसका लिखित रूप वर्ण। वर्णों का सार्थक समूह शब्द, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई लेखन में वर्ण, उच्चारण में अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई। आगे बात चमचे में, तो हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, हिंदी की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। हिंदी की महत्वपूर्ण अवधारणाएं।
हिंदी की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। जो लाइव आए, बाद में आए या बाद में जुड़े, उनको बता दूं मैं, ठीक है? आवाज नहीं आ रही है उसका तो हम क्या करें। चलो, तो हेडिंग डाल दीजिए हिंदी की महत्वपूर्ण अवधारणाएं, और ऊपर से नीचे क्रम संख्या लिखो 1 2 3 4। वर्ण, शब्द, वाक्य और पद। 1 2 3 4, इन्हीं पर हम बात करेंगे और इन्हीं पर अपनी बात क्लास खत्म करें। सर जी आप कहां से हो? मैं पृथ्वीलोक का वासी हूं फिलहाल, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा मैं कहां से हूं? भैया कौन है भैया? विजय कुमार, बताओ। हाँ, तो लिखिए वर्ण, हेडिंग डाल दो। सबसे पहले नंबर 1 को पढ़ रहे हैं, वर्ण हेडिंग डाल दो नया। ये तो चारों पढ़ेंगे। पहले नंबर पे लिखिए वर्ण। लिखिए वह ध्वनि जिसका उच्चारण, वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए। वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए। वह ध्वनि जिसका उच्चारण, कल इतना के गया था, ये ध्वनि में मात्रा छोटी आती है, छोटी आती है, बड़ी काहे हो गई? फिर बड़ी लिख रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं आऊंगा। यहां लिख लो पेज पे, पहले पेज पे ही। एक समय आपको मैं वापस इसी पेज पे लाऊंगा। इस यहां लिख लो कहीं, आपको याद नहीं रहता, आपकी स्मृति कम है, मुझे याद है। मैं कह रहा हूं आपको मैं पहले पेज पे लाऊंगा, और कब लाऊंगा जानने के लिए देखें अगला एपिसोड। वो कब प्रसारित होगा वो बात की बात है, लेकिन आऊंगा और बताऊंगा ये पहले पेज पर ऐसी क्या बात हुई थी जिस वजह से मुझे वापस आना पड़ा। अभी नहीं, उसका अभी टाइम है। हाँ, पर आपको लाऊंगा जरूर पहले पेज पे। हाँ बिल्कुल लाऊंगा। तो फिलहाल तो लिखो वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए, उसका लिखित रूप, उसका लिखित रूप। वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही बड़ी आती है, ही की मात्रा बड़ी आती है। कोई बात नहीं, सीखेंगे तभी। वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए, उसका लिखित रूप वर्ण कहलाता है। उसका लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जैसे अ, आ, अ, आ, क, ख आदि। अभी आ रहा हूं मैं आपके पास, मुझे पता है गलतियां क्या हो रही है और किस जगह पे हो रही है। अ, आ, क, ख आदि सबने लिख लिया इसे? आ जाओ अपनी कॉपी के लास्ट पन्ने पे। अब आपको एक प्रश्न दे रहा हूं मैं। अ, आ, क, ख आदि। आओ, ओके। देखो सिलेक्शन, मुझे ईमानदारी से बताओ, सुपरवाइजर बनना कौन चाहता है? जो बनना चाहता है वो हाथ खड़े करना, बाकी नहीं। अरे जो सुपरवाइजर बनना चाह रहा है वो हाथ खड़े करो। चलो ठीक है, तो ध्यान रखना, आपके द्वारा पढ़ा गया अगर इधर उधर लीक होता है तो वो आपको चुनौती देगा वही स्टूडेंट कंपटीशन में। इसलिए अपना उत्तर अपने पास रखना चाहिए, दूसरों को बताना भी नहीं चाहिए ना, बोलना भी नहीं चाहिए। मैं तो ये मानता हूं अच्छे विद्यार्थी बनो, कंपटीशन इन्हीं से है। जितने बैठे ना, आप राजस्थान की बात छोड़ो, अपने पड़ोसी से ही अपना कंपटीशन है। तो इसलिए कह रहा हूं, जब मैं कोई प्रश्न देता हूं ना, पूछता हूं, तो भेड़ की चाल में सब बोल देते हैं एक साथ, बोलना किसी को नहीं है।
लिखना, राइट करना है। मैं डिसीजन लूंगा, आऊंगा, देखूंगा आपका सिलेक्शन किस जगह पे जा रहा है, किधर जा रहा है। सार्वजनिक आंसर देने की बात होगी तो मैं कह दूंगा इसका उत्तर ये बताओ, लेकिन मैं प्रश्न दे रहा हूं तो आपका अपना उत्तर अपनी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अपनी कॉपी के लास्ट पन्ने पे आ जाओ। और सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, खाली ABCD लिखनी है आपको। लिखने का मतलब राइट कौन सा इन चारों में से वो ही बताना है कि A राइट है, B राइट है। आपकी कॉपी में तो ABCD के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी तो यहां है, ठीक है ना। तो मैं जो सेंटेंस लिख रहा हूं उसमें ये मैं क्या, ये बहुत से बच्चे क्या है कि मात्रा का ज्ञान नहीं है, कि मात्रा छोटी आती है कि बड़ी आती है, कि छोटी आती है कि बड़ी आती है, ठीक है ना। इसलिए उनको दिक्कत होती है। तो मैं कब तक उनको मात्रा सिखाता रहूंगा, इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है, कौन सा सही होता है, कौन सा गलत होता है, ठीक है। ये भी इस तरीके के प्रश्न खूब बनते हैं। तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मुझे खाना खाना है, जिससे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, मुझे खाना खाना है। अब आपको डिसाइड ये करना है कि इसमें से आपका कौन सा उत्तर राइट है, यहां सेंटेंस कौन सा राइट है उसे आपको तय करना, और अपनी कॉपी में ABCD में उसे लिखना, फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। मुझे खाना खाना, आपको जो ठीक लग रहा है उसको यहां पर देख करके सॉरी करिए उसको और राइट करो। चलिए ABCD में बहुत बढ़िया, लाइव वाले मेरे कितने फास्ट आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट आपकी कॉपी बताना किसी को नहीं है, मैं आ ही रहा हूं आपके पास, अपना संभावित उत्तर राइट कर लो, मैं आ रहा हूं आपके पास, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे काय लिख रहे हो, मेरी बात मैंने क्या कहा था, ABCD में से राइट कौन सा वो टिकाओ, तुम तो पूरा सेंटेंस लिखने गए, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताना सबको है राइट आंसर सही है, आप बताओ, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश मेरे भूतपूर्वा। ओके चलो आप बताओ, कहा लिखाओ, सही है, बताओ किधर है, तो टिक करो ना, मेरे सामने आकर के टिक कर रहे हो, खाली ABCD लिख दी थी, मर्जी है जो राइट कर देना सर आप तो। अरे वाह शाबाश, आप बताओ, अरे ये आइडिया भी बस मस्त है। चलो ठीक है, आप बताओ, सही है, आप बताओ, आओ क्या लिखा, अच्छा अभी तो बना रहे हो आप, ओके आप बताओ क्या लिखो, सही है, ओ क्या बात, क्या शाबाश, हाँ चलो बताओ किधर है, सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया, डी, हाँ, अरे डी में मुझे कैसे लिखा, तूने मुझे कैसे लिखा, डी में मुझे कहाँ लिखा, वहां देख कहाँ लिखा, वहां डी में मुझे, तेने झंडे वाला लिखा, मैं जल वाला सी लिखा, और आंसर तो डी लिख रहे हो, तो खुद को ही पता नहीं है। ये लाइव वाले देखो कितने शानदार उत्तर बता रहे हैं सारे, गोविंद वगैरह, मुकेश और रुको दिनेश, और भैया क्या बात है, सही है, चलो सही आंसर है, मुझे खाना खाना है पहला, सीधा। अरे भैया ये बेड़ी मात्रा जिंदगी में कभी देखी क्या, ये कहाँ देखी आपने, और ये ज कहाँ होता है, ये कब होता है, हाँ मर्जी है सही। पहला आंसर किस किस ने दिया, हाथ खड़ा करो, अरे पूरा सही है, किस किस ने दिया आंसर सही हो, हाथ खड़े करो, और अब गर्दन घुमा के देखो आपके पीछे कितने के, अब आप, मैं इसलिए कह रहा हूं, गलतियां आपकी नहीं है, ये मुझे क्यों पढ़ाना पड़ा इतना, इसलिए पढ़ाना पड़ा कि जब मैंने आपको कहा अ आ क ख आदि, बहुत सौ को लिखना भी नहीं आ रहा अभी तक, मुझे वर्णमाला पढ़ानी पड़ रही है, तो इससे ज्यादा मेरे लिए क्या हो सकती बड़ी बात, मतलब गजब बड़ी बात हो गई है। तो इतना कि वर्णमाला पढ़ाऊंगा मैं अपने आप को, हम 12th पास होकर के आए, आप सेंटेंस पढ़ो इसको, कहां लिखा है मुझे खाना खाना है, कहां लिखा है मैंने, मुझे रवाना रवाना लिखा मैंने, लेकिन आप मेरे हिसाब से चल रहे हो, मुझे पता है, हम सर कह रहे हैं बस सही है, मुझे खाना खाना कहां, एक भी बता दो खाना कहां, यहां ये रवाना 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 रवाना, हाँ आप कहां फंसे, आप फंसे यहां पर कि सर ने मात्रा छोटी बड़ी कर दी है, तो जरूर इसी में कुछ गड़बड़ है, तो अपने तो मुझे तो ऐसे ही होता है, यही होता राइट, ठुक, ये चारों गलत है, चारों सही नहीं है, अगर कोई इस जगह पर आके कहता कुछ तो गड़बड़ है, दया तोड़ दरवाजा, ये गलत है, और ख ऐसे होता है,
ख लिखने का तरीका होता है ऐसे, लेकिन लड़के लिख रहे हैं, मैं लिखवा रहा हूं अ आ क और वो लिख रहा है ख। अरे ख नहीं है, ये रव है। किसने पढ़ाया तुमको ख ये? अरे अगर ये ख है तो फिर आप कबीर के दोहे का अन्याय कर रहे हो, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। गुरु गोविंद दो खड़े रवड़े, पता ही नहीं लगा। हा? कि गुरु गोविंद दो खड़े नहीं है, गुरु गोविंद दो रवड़े। अच्छा बताओ, मैं कोई बात गलत बता रहा हूं? ये ध्यान रखना, ये इंटरव्यू का मसला है। अगर कभी जिंदगी में इंटरव्यू का सामना करना पड़ा और ख लिखते हो तो खड़े खड़े रवड़े हो जाओगे, ये ध्यान रखना। तो ख लिखने का सही तरीका ये। अब ये कितनी बारीकी से चेक करता हूं मैं, आपको क्या लगता है मैं यूं ही घूमता हूं क्या? नहीं, ये कॉपी में आपने गलत लिखा, आपने गलत लिखा। मेरा काम पाठ्यक्रम फटाक कर खत्म करके थोड़ी जाना। मेरा काम यह है कि आप आज दिन तक जो हिंदी पढ़ी है वो अपनी जगह पे रख देना ताक में। अब मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप अब आपको एक चीज तो समझ में आया कि ख भी हम गलत लिख रहे थे। तो अब ख लिखने का सही तरीका यह है, तो ध्यान रखना। बहुत से सही लिखते हैं, अच्छी बात है। जो नहीं लिखते मैं उनके लिए कह रहा हूं, ठीक है? तो क ख, अरे सर मैं ख को हमेशा सही लिखता हूं, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। ख को हमेशा सही लिखता हूं तो अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन आपके सामने था ये उदाहरण, तो लिखिए, वापस आओ, बैक आओ। तो ये सारे गलत है, ठीक है? हाँ, मैं हर एक को प्रश्न को, जब भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, तोड़ दरवाजा। इतना आसान प्रश्न नहीं होगा, लग रहा है प्रश्न, लेकिन आपको लग रहा है सर सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ऐसा किसी ने नहीं पढ़ा रहे भैया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मुझे भी पहली बार ये सुनने में आया और देखने में आया। ऐसा सुनने में तुम्हें सुन ये पा रहा हूं नहीं, लेकिन देख जरूर पा रहा हूं। कौन है ये? सावित्री पुनिया। और भैया क्या बात कर दी, अरे सावित्री है, अच्छा अच्छा भैया नहीं, ये तो सिस्टर है। चलो चलो ओके, आ जाओ। कहां तक थे हम? वर्ण पर। क्या परिभाषा ले गई? वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए उसका लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण। जैसे अ आ क ख आदि। लिख लिया? अब दूसरी गलती क्या हुई है वो बता रहा हूं मेरे को। ये हिंदी है भैया। कहां जाऊं मैं एक बात के लिए इतनी बातें पढ़ानी पड़ेगी मुझे? इनको रट लो, नहीं समझ लो, ठीक है? बिल्कुल पास करवा देंगे। देखो, आदि, आदि, आधी, आधी, व्याधि, ये सब आएंगे शब्द युग्म में, लेकिन हमको पता नहीं है कब कब कौन सा लिखना है। बहुत सारों ने ये लिख दिया, बहुत सारों ने ये लिख दिया, कोई कोई तो ऐसा है आदि। अरे भैया कटे मरू है, ये आदि लिख दिया, किसी ने ये आदि लिख दिया, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, उसे जिंदगी में ऐसे ही लिखा। तो अपनी कॉपी में सुधार करें, सही एग्जैक्ट क्या होना चाहिए। तो पहले इस पर आते हैं, पहले मैं इस पर आ रहा हूं, ठीक है? इस आदि का मतलब होता है प्रारंभ। पहले नंबर पर जो बात बता रहा हूं, आदि का मतलब होता है प्रारंभ। जैसे आदि काल से ये परंपरा चली आ रही है, प्रारंभिक काल से। आदि का मीनिंग बता रहा हूं, जैसे आदि मानव, प्रारंभिक मानव कैसा था, यह आदि का मतलब होता है प्रारंभ या प्रारंभिक। इसी आदि का एक और अर्थ होता है वगैरह, ETC, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेट्रा। जैसे मैं बाजार गया, नींबू संतरे फल आदि लेकर के आया, तो वो ये आदि होता है। तो क ख ग आदि ये आएगा, ठीक है? अब बात करते हैं इसकी। ये भी होता है, ये भी सही है, पर इसका अर्थ अलग है। इसका अर्थ है अभ्यस्त, आदत में आना। जैसे ये झूठ बोलने का आदि है, ये लेट उठने का आदि है, मैं पढ़ाने का आदि हो चुका हूं। तो आदि का मतलब होता आदत में आना, अभ्यस्त हो जाना, ठीक है? हैबिट में आना, वो बोला था आदि। ये आदि है, ये फिर अलग मामला है। इसको पढ़ने से पहले इस पर आओ, और ये है आधा। आधा का मतलब होता है 1/2, हाफ, ठीक है? आधा गिलास भरा है, आधा खाली है। अब ऐसा बोलते हैं आधा कमरा भरा है, आधा खाली है। आधा 1/2 ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग। और आधी स्त्रीलिंग है, आधा का स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना, आदि।
जैसे आधी आबादी ये समझती है कि महिलाओं का दिमाग घुटनों में होता है। अरे बेंडा, मैं तो सेंटेंस का प्रयोग कर रहा हूं, वो तो दिमाग होता है उनका तेज, ये तो वाकई कर रहा हूं, वैसे बता रहा हूं, घुटनों में नहीं होता। ठीक है, वो तो दिमाग होता, तभी तो इनकी चोटी इतनी लंबी होती है, पूरा नेटवर्क वो चोटी घुटने तक जिसकी होती है, समझ लेना उसका दिमाग घुटने में ही है, वो वहीं से कनेक्शन हो रहा है उसका। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। तो आधा का स्त्रीलिंग क्या होता है? आदि। सम्मान करिए इन सब का, ये स्त्री जाति है। आप क्या सोच रहे हो, मैं ऐसे बता रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, ध्यान रखना। ठीक है, स्त्री जाति हमेशा बड़ी है, कभी छोटी नहीं है। आप देखिए, यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह है नर और यह है नारी। नर में कोई मात्रा नहीं है, बिना मात्रा रो वांग। ये देखो, नर और नारी में कितनी मात्राएं? दो दो मात्राएं। तो नर से भारी कौन हुई? नारी। शक्तिवान है, सारी शक्तियां इन्हीं के पास है। ठीक है, और ये नर है और ये नारी है। ठीक है, ध्यान रखना। और जब विवाह होता है, शादी होती है, तब ये होता है वर और ये होती है वधू। देख लो आप, वर में भी कोई मात्रा नहीं, बिना मात्रा का। और ये वधु में मात्रा देखो कैसी है, बड़ी है। और ये वर शादी होने के बाद क्या कहलाता है? पति। और ये कौन है? पत्नी। पति में भी देखो बापड़े की मात्रा देखो, छोटी, चाय पत्ती जैसी हालत हो रही है। और पत्नी मात्रा कैसी है? क्या मतलब है पत्नी का? वह स्त्री जो पति पर तनी रहे, वह स्त्री। देखो, ये ज्यादा हंस रही है। कहां से हो बेटा तुम? हनुमानगढ़ से? अरे बढ़िया। तो आज आपके शब्द की व्याख्या कर रहा हूं। ये पत्नी का मतलब वह स्त्री जो पति पर तनी रहे, उसे क्या कहते हैं? पर मात्रा उसकी बड़ी है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये पत्नी जो है ना, लक्ष्मी लेकर के आती है, इसलिए इसको कहते हैं श्रीमती। क्या कहते हैं? श्री यानी लक्ष्मी, है ना, जो लक्ष्मीवान है, जो लक्ष्मी लेकर के आती है। लक्ष्मी आई आंगणे, श्रीमती है, ध्यान रखना। तो इसमें भी मात्रा कैसी होती है? बड़ी। जब इन दोनों की शादी होती है तो इनका जोड़ा बनता है, जोड़ा। और उस जोड़े को हम बोलते हैं दंपति। क्या कहते हैं? ऐसी पत्नी जो पति का दम निकाल दे, है ना, वो नहीं है दंपति। दंपति कहते हैं पति पत्नी के जोड़े को। पति पत्नी के जोड़े को क्या कहते हैं? दंपति। ध्यान रखना, शादी होती है ना, तो ये वधु जो है, शादी करने के बाद जब जाती है, तो आपको पता है इसको कई जगह पर क्या कहते हैं? बेगम। क्या नाम पड़ जाता है इसका? बेगम। यानी ये गम रहित हो जाती है, बेगम। सारे गम कैरी फॉरवर्ड होकर के बापड़े इसके सर आ जाते हैं। क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, आईलाइनर, फाउंडेशन जो भी है, सब इसी को ही लाना है, सारा खर्चा इसी को ही निकालना है सारा। सोच लो, तुम हंसो मत, ये सब तुम्हारे पाती आने वाला है, ध्यान रख लेना। तो देख लो, शक्ति सब इसी में ही है। नारी में सबसे ज्यादा शक्ति है, मात्रा इसी में, सब में बड़ी आ रही है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां मात्रा बड़ी है, और वो मात्रा बड़ी है दुल्हा, और इसमें मात्रा है छोटी, दुल्हन शर्माईसी। ठीक है, दुल्हा, इस बेंडे को पता नहीं है, सारी शक्तियां क्षीण होने वाली है, सारी शक्तियां यहां समाहित होने वाली है। इसलिए एक जगह पर ये शक्ति में ज्यादा, तो उसको लग रहा, अरे भैया मैं तो दुल्हा हूं। फिर ये दुल्हा तू भूल गया, आगे चूल्हे में ही जाना उसको। ठीक है, तो ध्यान रखना, शक्ति इतनी ही नहीं है, भगवान तक अपने लाइफ पार्टनर को सबसे आगे बैठाते हैं स्त्री में। देखना आप देखिए, गौरी शंकर, गौरी पहले आएगी और शंकर भगवान बाद में। सीताराम, सीता पहले और राम जी बाद में। राधे कृष्णा। ऐसे आप, लक्ष्मी नारायण, ईश्वर भी अपने लाइफ पार्टनर जो है उनको सबसे पहले स्थान देता है। तो हम तो मानव जाति है, इसलिए नारियों का क्या करें? सम्मान करें। यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, ये ध्यान रखें। ओके, तो अब खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए इतनी मैंने बात कर दी, महिमा मंडन कर दिया। लेकिन सभी नारियों को पढ़ाने वाला एक पुरुष है।
अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है, तुम बजाओ तालियां। चलो, तो हम बात कर रहे थे कहां पर? आदि 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 के बारे में। चलो वापस बैक आते हैं, कहां चली गई ये आदि आदि आबादी? ओके, ये अरे, तो अभ्यस्त प्रारंभिक आधा का स्त्रीलिंग, यह है मानसिक रोग। मेंटली जब डिस्टर्ब हो जाता है व्यक्ति, जिसको कहते हैं हेडमास्टर नहीं, हाफ माइंड, ठीक है ना? ओके, मानसिक बीमारी आदि, और शारीरिक बीमारी व्याधि। तो अब मैंने सारे पांचों के अर्थ बता दिए। आदत में आना, अभ्यस्त, प्रारंभ या एक्सेट्रा यानी वगैरह वगैरह। आदि का मतलब आधा का स्त्रीलिंग, आदि यानी मानसिक रोग, व्याधि यानी, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो किताब मिलने वाली है उसमें सब नोट्स मैंने भर भर के लिखे हुए हैं, इसलिए लिखो मत, सुनो समझो। ओके ओके, चलिए तो अब आ जाइए वापस अपनी जगह पर, जहां आप लिख रहे थे उसी जगह पे आओ। आदि आदि लिख दिया। अब यहां पर एक नोट लिखिए। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ऊपर से नीचे लिखिए, स्वर, व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर के आगे डैश करके लिखो अ आ, डैश डैश डैश, और व्यंजन के आगे लिखो क ख डैश डैश। बाकी आगे पढ़ेंगे हम, इसमें पूरा एक चैप्टर है ये, ठीक है? तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन। ये पहला नोट हो गया। अब दूसरा नोट लिखिए, दूसरा नोट लिखिए। उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, तथा उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, तथा लेखन के आधार पर वर्ण है। उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, तथा लेखन के आधार पर वर्ण है। अगर आपसे सवाल किया जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, क्या उत्तर दोगे? लेखन के आधार पर पूछे तो, और उच्चारण के आधार पर पूछे तो ध्वनि। शाबाश। अब आ जाइए अगला हेडिंग, एक लाइन छोड़ करके लिखिए शब्द, शब्द, और लिखिए परिभाषा इसमें, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे क प्लस म प्लस ल इजिकल टू कमल। क प्लस म प्लस ल बराबर क्या होगा? कमल। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, लिख दिया। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल। ठीक है, लिख लिया। अब यहां पर एक नोट लिखिए, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द। नंबर दो, निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द।
सार्थक का विश्लेषण लिख दो, स प्लस अर्थक, यानी अर्थ के साथ, अर्थ सहित, अर्थ सहित। और निरर्थक का लिखो निर, निर उपसर्ग है, और अर्थक यानी अर्थ के साथ। निरर्थक यानी अर्थ रहित, एक सहित है एक रहित है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्दकोश में जिसका अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? सार्थक। जिसका कोई अर्थ नहीं होता है निरर्थक। लिखिए जैसे, जैसे, चाय वाय, आसपास, अगल बगल, आमने सामने। चाय वाय, आसपास, आमने सामने, अगल बगल। तो इसमें कुछ सार्थक है, कुछ निरर्थक है। खड़ी लाइन। ये आपका पहला नोट हो गया। अब इसका दूसरा नोट लिखिए शब्द के बारे में। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, शब्द है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। खड़ी लाइन। अब आ जाइए, फिर एक लाइन छोड़ करके हेडिंग डाल दीजिए वाक्य। हेडिंग डालिए वाक्य, और वाक्य में लिखिए शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। 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 जैसे कमल खिल गया, कमल खिल गया। कमल को अंडरलाइन कर लेना, कमल खिल गया, कमल खिल गया। और दूसरा लिखिए कमल आज जयपुर जा रहा है। कमल आज जयपुर जा रहा है, इसमें कमल को अंडरलाइन कर लीजिए। कमल आज जयपुर जा रहा है। और जहां कमल लिखा, कमल खिल गया, उस वाले में लिखिए फूल, और दूसरे वाले में लिख दीजिए व्यक्ति का नाम। कमल आज जयपुर जा रहा है, व्यक्ति का नाम। हो गया। अब यहां एक नोट लिखिए, व्याकरण के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। व्याकरण के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। व्याकरण के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। लिख लिया? ओके। अब अंतिम अवधारणा पे आ जाइए, नंबर 4। चौथे नंबर पे आइए, हेडिंग डालिए पद। चौथी अवधारणा है आपकी पद, और पद के बारे में लिखिए पद का शाब्दिक अर्थ होता है, पद का शाब्दिक अर्थ होता है ओहदा, कौमा, पैर, कौमा, कवितांश आदि। खड़ी लाइन। पद का
शाब्दिक अर्थ होता है ओहदा, पैर, कवितांश आदि। जिसको ओहदा नहीं समझ में आवे तो इंग्लिश में लिख देना POST, पोस्ट। पोस्ट यानी होता है पद। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसमें परिभाषा कर लिखिए इसमें, जब कोई स्वतंत्र शब्द, जब कोई स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, जब कोई स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वह पद बन जाता है। जब कोई स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, जब कोई स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वह पद बन जाता है, तो वह पद बन जाता है। इसका मतलब शब्द मैन है, और जब भी शब्द वाक्य में होगा वो क्या बनेगा? पद बनेगा, पद बन जाता है। जैसे कमल खिल गया, इसमें तीनों जगह अंडरलाइन करोगे, कमल, खिल और गया, यहां 3 पद है। कमल खिल गया, कमल खिल गया। क्लियर? ओके, ये चारों आपके हो गए अवधारणाएं। अब यहां पर हेडिंग डाल दीजिए, एक नया नोट डाल दो, 2 नोट है अंतिम, बस फिर अपनी क्लास फिनिश। और लिखिए इसमें पहला नोट लिखिए, हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो आ जाइए, सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये हिंदी का विकास क्रम है हमारा भाषा का। ये पहला बिंदु। और दूसरा और अंतिम बिंदु आज का, लिखिए, नोट लिख लीजिए, भाषा का स्वाभाविक क्रम। कोई भी भाषा बोली जाती है तो उसका स्वाभाविक क्रम क्या होगा? तो पहले ध्वनि, फिर वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषा का स्वाभाविक क्रम। वो तो विकास यात्रा थी, कैसे हमारी हिंदी आई है। और अब हम हिंदी जो बोलते हैं उसका स्वाभाविक क्रम क्या है? भाषा का स्वाभाविक क्रम। और लिखिए सबसे पहले ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, अनुच्छेद, अध्याय, पुस्तक। फिर ध्वनि बड़ी लिख दी, काय। अब छोटी करो, लिख लिया? अध्याय, अध्याय के बाद पुस्तक ऑब्लिक ग्रंथ। ओके, बस अब आपकी कॉपी बंद कर लीजिए, लेकिन दिमाग चालू रखिए। अब आपको धारा प्रवाह में मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, फटाफट जवाब देना, अगर जिंदा हो तो प्रमाण देना। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, शब्द। एक साथ उत्तर दो। उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई, लेखन के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सार्थक और वर्ण 2 प्रकार के, कौन कौन से, वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए उसका लिखित रूप, वर्णों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह। जब कोई स्वतंत्र शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, पद। सबसे पहले भाषा कौन सी आई? संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद। और भाषा का जो स्वाभाविक क्रम, सबसे पहले ध्वनि, फिर
फिर फिर फिर और फिर अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ। चलो मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। पहले मुझे जाने देना। हाँ, शायरी सुनोगे? अच्छा ऐसा है का? पहले क्लास खत्म करने दो।